अब ये जो लोअर बैक पेन है, ये प्रिवेंशन की बात करूंगा, अगर किसी को नहीं है तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है उसको ना हो? दिस एक्सरसाइज आप 5 टाइम्स यू विल डू, यू विल सी कि आपका पीछे का सर्कुलेशन जो कि इतने दिनों से काम नहीं कर रहा था स्टार्ट हो गया। ऐसा है कि भाई मॉर्निंग में अगर एक्सरसाइज करोगे उठने के बाद तो बेटर है वर्सेस इवनिंग में बेटर होगा? इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू इट। मेरा मानो वेट 90 है और मैं इसको घटा के 70 ले आऊँ तो मैं नी पेन से बच जाऊँगा? ये मैं अपने पेशेंट्स में भी ट्राई कर चुका हूँ। इट इज अभी मान लीजिए मुझे पेन है, या तो नेक में पेन है या लोअर बैक पेन है, नी पेन है, मुझे ये चाहिए 30 डेज़ का। आप मुझे कोई एक प्लान बता दो कि मैं 30 डेज़ के लिए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करूँ और क्या क्या चीज़ें चालू करूँ। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट में लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। डॉक्टर देबाशीष, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे आज पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा कि मैं एक डेटा पढ़ रहा था और उसमें जितना मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि 89% वीमेन इन इंडिया लोअर बैक पेन से सफ़र करती हैं और 59% मेन लोअर बैक पेन से सफ़र करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी साइलेंट क्राइसिस जिसको कह सकते हैं वो है। क्यों इतना ज़्यादा लोअर बैक पेन सुनने में आ रहा है? आप सर्जन हैं, होपफुली मतलब आपके लिए तो बिजनेस बन रहा होगा, बट फिर भी मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, क्यों हो रहा है इतना लोअर बैक पेन लोगों को? देखो, बैक पेन अगर मैं बोलूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर बैक पेन। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ के कारण हो, जैसे जिसमें स्लिप डिस्क हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। ठीक है, आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट्स अराउंड द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड के डिजॉर्डर्स में पेन हो सकता है। ठीक है, बोनी डिफॉर्मिटीज़ में हो सकता है, या स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ जैसे स्कोलियोसिस एंड ऑल। सो ये स्पाइन की डिजॉर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक कैटेगरी है जिसमें कि बैक पेन होता है, बट दिस इज़ जितना भी हम पढ़ते हैं, जितना भी मतलब मैं बोलूँगा कि एज ए डॉक्टर प्रोफेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं सारी चीज़ें इसके बारे में, बट हमारे पास जो सेकेंड कैटेगरी का डिजीज़ है जो कि लो बैक पेन, आपने बोला कि 89% ऑफ फीमेल, ठीक है, एंड 56 और 59% ऑफ मेल्स। सो ये अगर आप देखोगे तो इसमें सेकंड कैटेगरी जो आता है वो बैक पेन जो है बहुत कॉमनली बिकॉज ऑफ डिसयूज या अनयूज या एबनॉर्मल पोस्चर के कारण आ रहा होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस कैटेगरी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट, बिकॉज फर्स्ट कैटेगरी में क्या है कि एक डिजीज़ है स्पाइन के जिसका सर्जिकल करेक्शन है या मेडिसिनल करेक्शन है, एंड सेकेंड चीज़ जो है वो इनएक्टिविटी से रिलेटेड है, एक्सरसाइज ना करने से रिलेटेड है, सिटिंग जॉब से रिलेटेड है, कंटिन्यूस बैड पोस्चर के कारण है, विच इज़ एक्चुअली कांट बी ट्रीटेड एज सर्जिकली। आप किसी की एक्टिविटी डेली सर्जरी करके ठीक नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप किसी को एक्टिव नहीं बना दे सकते हो जो एकदम ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल में जो सारा दिन बैठ के काम करता है, उसको आप ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते हो कि वो काम करने लग जाए। सो दैट सेकेंड कैटेगरी इज वन ऑफ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड आई थिंक 89% में अगर आप ढूंढोगे तो एवरीवन विल से यस, आई डोंट हैव एनी स्लिप डिस्क और दिस, बट माई प्रॉब्लम इज बैक पेन एंड विच इज़ लिंगरिंग सिंस लॉन्ग, मतलब सालों साल। और कोविड के बाद से क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, पहले क्या होता था ऑफिस में प्रॉपर चेयर्स में भी बैठते थे, आजकल कहीं से भी होता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इट कुड बी बेड एज वेल। सो इम्प्रॉपर पोस्चर भी एक और बहुत बिगेस्ट ट्रबल है। ठीक है, एंड ए लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज भी करती है, लो प्रोटीन डाइट भी करती है, तो दीज आर ऑल एसोसिएटेड टू दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जो कि मोस्ट कॉमनली अगर मैं बोलूँ कि 89% इज एक्चुअली लेस। वंस और द एवर आप अगर किसी भी लेडी को पूछे, दे विल से यस मेरे पास बैक पेन था, या मुझे बैक पेन है, या मुझे हुआ था। तुम 89 इज लेस। आपको लगता है मतलब 90s में हुआ है? 100% सबको ही कभी ना कभी ये चीज़ फेस करी होती है, एंड सिग्निफिकेंटली मेल्स में 59%। इट मे भी, मुझे लगता है ये भी कम होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने से भी कतराते हैं कि मुझे कमर दर्द है।
ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर। मुझे लगता है कि डेटा वाइज अगर जाएंगे तो ये वाला जो बैक पेन है, सेकंड कैटेगरी का बैक पेन, बहुत कॉमनली मिलने वाला है। अच्छा, मुझे पता नहीं, समहाउ ये भी लगता है कि जो भारत में ट्रैफिक कंडीशंस हैं, रोड कंडीशंस हैं, वो, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहा हूँ, मैं 2022 में इंडिया आया था, मैं 12 साल लंदन में था, तो जब वहाँ की रोड्स बहुत अलग हैं, गड्ढा होता है तो मार्किंग हो जाती है पहले उस पर, और विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स वो फिक्स हो जाता है। यहाँ पर हमारी गड्ढों में ही सड़क होती है लिटरली। और गुड़गांव में, बेंगलोर में मैंने देखा है, गुड़गांव में देखा है, हैदराबाद इज़ बेटर कंपैरेटिवली। पुणे में भी बहुत बुरा हाल था, मैं कुछ ये शहरों में रहा हूँ, सब जगह है, ये एक किसी स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप लॉन्ग आवर्स ट्रैफिक में बैठते हो, 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आपको ट्रैफिक में लग रहे हैं, कार में बैठे हुए हो आप, या बाइक पे बैठे हुए हो, और बाइक पे कितने जर्क्स लगते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कभी आपको आके बोले कि सर मुझे ट्रैफिक में बहुत ड्राइव करना पड़ता है, शायद इसकी वजह से है, ऐसा कभी होता है? हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपने जैसे एग्जांपल लिया लंदन और इंडिया का, सो सबसे जो बेसिक चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में और इंडिया में डिफरेंट है कि पीपल टेंड टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। या ठीक है, आप जो भी करोगे, से वहाँ पे मेट्रोज़ में ट्रैवल करोगे तो आप चल के जाओगे, मेट्रो पकड़ोगे और ऑफिस तक जाओगे। लॉन्गर डिस्टेंस में आप ड्राइव नहीं करोगे। बट इंडिया में कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहाँ रोड कंडीशन ख़राब है, आप अगर से दिल्ली से नोएडा या दिल्ली गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल कर रहे हो, आपका घर नोएडा में है मगर आप गुड़गांव तक ट्रैवल करके आ रहे हो, इन पीक आवर्स इट कुड बी 2-3 आवर्स इन डे टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड सिटिंग। आइदर आप उस बैठे के गाड़ी चला रहे हो या पीछे बैक सीट में बैठे हो। द बिगेस्ट ट्रबल विथ देयर आर 2 थिंग्स। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप इंडियन कंडीशन में इकोनॉमिकल वो भी देखना होता है, लोग छोटी गाड़ियों में बैठते हैं, ठीक है, लोग सिटिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनकी सीट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया होता क्योंकि कॉस्ट बचानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट का एक और है, आपको सस्ते में गाड़ी चाहिए तो आपकी कंफर्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता। कार मैन्युफैक्चरिंग से लेके आप अगर देखोगे रोड की कंडीशंस तक, रोड्स आर नॉट ऑल्सो अप टू द मार्क। डेफिनेटली आज के दिन में मैं बोलूँगा कि 2090s और 2000 से काफ़ी बेटर है, बट यू स्टिल फाइंड बैड रोड्स, ठीक है, बैड पैचेस। ठीक है, आप ऐसा कोई जगह नहीं होगी जिसमें कि एक अच्छी सड़क के बाद एक ख़राब गड्ढा ना मिले। दोज कैन क्रिएट सडन जर्क्स, ठीक है। एंड नाउ यू थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग 2 आवर्स अ डे, उसका दिमाग में होता है कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। दैट टाइम प्रेशर इज देयर, सो यू टेंड टू स्किप दोज पॉट होल्स। आप उसमें स्पीड पे जाते हो, झटका भी लग सकता है। सिटिंग इटसेल्फ कॉजेस प्रॉब्लम। सो मैंने एक सवाल मैंने बीच में अपने पेशेंट से पूछना शुरू किया था कि मतलब मेरे क्यूरियोसिटी के लिए कि हाउ ऑफन बैक इश्यूज आर देयर और ऑस्टियोपोरोसिस कितना कॉमन है। मेल फीमेल सबको मैं पूछने लगा कि क्या आपको गाड़ी जब ट्रैवल करके सवेरे जाते हो वर्सेस घर पे शाम को वापस आते हो, डू यू नीड टू एडजस्ट योर बैक साइड मिरर? एंड यू विल सरप्राइज टू नो ऑलमोस्ट 80-90% यूज्ड टू से यस, मुझे शाम को अपनी सीट को थोड़ा सा नीचे की तरफ करने की ज़रूरत पड़ती है मिरर को, और सीट पोजीशन सेम रखता हूँ। राइट, ठीक है, दैट मीन्स कि बॉडी थोड़ा सा झुक गया है, बॉडी स्ट्रेट होता है मॉर्निंग टाइम पे, तो यू एडजस्ट अ मिरर अकॉर्डिंगली थोड़ा सा। सो ये बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा, सो इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फॉर मी। मतलब मैंने कोई ऐसे स्टडी नहीं कर रहा था, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ ऑस्टियोपोरोसिस और बैक इश्यूज, मतलब वीक बैक मसल्स आर एक्चुअली प्लेइंग अराउंड। तो मॉर्निंग में आपकी मसल स्ट्रांग होती है, यू कैन टेक मोर अमाउंट ऑफ लोड। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वापस आते हो धीरे-धीरे वीक हो जाए, झुक जाते हो। सो दैट वाज वन ऑफ द फाइंडिंग विच वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी कि सारे पेशेंट्स जिनको भी बैक के इश्यूज होते हैं, दे वर लाइक मॉर्निंग इज बेटर, इवनिंग्स आर बैड। एंड यस, आई टेंड टू चेंज माई मिरर व्हेनेवर आई आस्क देम कि आप ट्रैवल कितना करते हो। कभी 2 घंटा ट्रैवल करते तो अगला सवाल ये होता था कि क्या चेंज करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 90% हाँ बोलते थे। ठीक है, सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हो रही हैं। तो आप देखो बैक पेन के बहुत सारे लोग और होंगे जिनको ये, जैसे जब पॉडकास्ट की वीडियो को सुनेंगे, दे विल रिलेट, यस दिस इज ट्रू। तो अब ये जो लोअर बैक पेन है, ये डिजीज़ तो नहीं है, आपने क्लैरिफाई करा कि पहली तरह की डिजीज़ तो स्पाइनल डिसऑर्डर है, वो एक डिजीज़ कह सकते हो, लेकिन ये डिजीज़ नहीं है। तो मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो प्रिवेंशन की बात करूँगा, अगर किसी को नहीं है तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है उसको ना हो,
और दूसरा अगर स्टिफनेस है, छोटा मोटा पेन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? देखो, सबसे पहले अगर ये सेकंड कैटेगरी वाला पेशेंट है जिसको कि स्पाइन में कोई स्लिप डिस्क नहीं है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी नहीं है, स्कोलियोसिस नहीं है, काइफोसिस नहीं है, कोई बोनी डैमेज नहीं है, कैनाल स्टेनोसिस नहीं है, सारी चीज़ हटा देते हैं, आर्थराइटिस भी नहीं है. नाउ दिस कैटेगरी कम्स विथ बैक इश्यूज. सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, सिंपल चीज़ जो हम कर सकते हैं, जो लोग सोचते भी नहीं है, इज़ गेटिंग अप फ्रॉम योर चेयर एंड वॉक. ठीक है, रोज़ चलना. ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग कहते हैं अरे चलना क्यों इम्पोर्टेंट है, डोंट फॉलो दिस 10,000 स्टेप्स एंड ऑल. आप एक गोल दे दो लोगों को, 10,000 स्टेप बोलोगे तो 10,000 नहीं चलेंगे, कम से कम वो 4-5-6,000 तो चलेंगे. और उनके दिमाग में गिल्टी फीलिंग होगी कि हाँ यार मैंने चला नहीं, अगले दिन कोशिश करेंगे फिर से. हो सकता है कि कोशिश में 10 में से 5 दिन चले और 5 दिन ना चले 10,000 स्टेप. सो दीज आर एक्चुअली स्मॉलर गोल्स विच यू कैन अचीव. ठीक है, सो सबसे पहला है कि गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड वॉक. सो आई टेंड टू टेल माई पेशेंट्स दैट इफ़ यू आर इन ए सिटिंग जॉब जहाँ पे कि आपको सारा दिन 8 से 10 घंटे 12 घंटे बैठना है, उसमें आप 30 से 40 मिनट में एक ब्रेक लीजिए, उठिए, गेट अप एंड वॉक. So during that you can take the calls, you can stretch your back muscles, you can go and drink a glass of water and थोड़ा सा घूमने से काम हो जाता है. ठीक है, and then you come back and sit again for another 30-40 minutes. So that's one of the things. Second is investment on your chair. आप मानो या नहीं मानो, लोग इतनी सारी चीज़ों पर इतना खर्चा करते हैं जिस पे वो सारा दिन बैठने वाले हैं. उस पर खर्चा नहीं करते, नहीं करेंगे. वो तो भाई मेरे ऑफिस ने दिया है. हाँ. ऑफिस ही खराब है, ऑफिस देता है. अरे भाई ऑफिस को छोड़ो, तुम्हें अपने बारे में केयर करनी है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. वी बीइंग डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी है ये. ठीक है, कि हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल जो चेयर देगा वही लेंगे हम. वो जैसी भी दे, अभी खराब चेयर है तब भी उसमें बैठेंगे वो. ठीक है, they will also not think. Right. ठीक है, so I did what is last 7-8 years, whichever hospital I am in, I tend to bring my own chair which is comfortable to me. My posture is corrected. ठीक है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं नहीं सर इट इज़ नॉट अलाउड. ओके, किसी को पूछने का ही नहीं है, रख देने का. The moment your back is fit, you are going to be more productive for the office, for the hospitals, and you are going to deliver better job. ठीक है, तो आप अच्छा काम करोगे तो कोई पूछेगा नहीं इसके बारे में. सो फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर अर्गोनॉमिक थिंग्स. अर्गोनॉमिक्स मतलब कि आप जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो उसमें पोस्चर कैसा रहना चाहिए. चेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील यू शुड परचेज अकॉर्डिंग टू योर नीड. क्योंकि ऑफिस में सबकी हाइट एक जैसी नहीं है, सबका वेट एक जैसा नहीं है. ठीक है, सबकी बैक एक जैसी नहीं है. तो आप अपनी चीज़ों पे खुद इन्वेस्ट करें, आपका ऑफिस आप पे नहीं करने वाला है. तो ये माइंडसेट जो इंडियन है कि नहीं भाई ऑफिस ने दिया इसको चेंज करने. ये भी इसमें कई बार लगता है लोगों को कि यार ऑड लगेगा, मैं अपनी चेयर खुद लेके जाऊंगा. थोड़ा सा ये आपको अपने बारे में सोचना है. अगर आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द कंपनी है तो कोई मुझे लगता नहीं है कंपनी का बॉस आगे बोलेगा भाई तूने चेयर रखी हटा दे से. ठीक है, अगर चेयर की वजह से, चेयर की वजह से, आई डोंट फील सो. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट आपको अपने पोस्चर के लिए बहुत सारी एर्गोनॉमिक्स की वीडियोज ऑन यूट्यूब है कि क्या हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती है. मेरा कंप्यूटर कहाँ होना चाहिए, मेरा आई लेवल क्या होना चाहिए, मेरे हाथ सपोर्टेड है कि नहीं है, मेरे बैक सपोर्टेड है कि नहीं, मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, सो एर्गोनॉमिक्स की एनी वीडियो यू जस्ट यूट्यूब पे जाके या गूगल पे देखने से ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज पहला हो गया वॉक, गेट अप. सेकेंड हो गया आपका एर्गोनॉमिक थिंग्स, चेयर्स एंड एवरीथिंग. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेचिंग योर बॉडी. ठीक है, इन बिटवीन आप बैठे बैठे बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. जैसे मैं अपर नेक के लिए एक एक्सरसाइज बताता हूँ विच एवरीवन कैन डू व्हाइल दे आर वर्किंग. सिर्फ चेस्ट को बाहर निकालना है, स्कैपुलर्स को पीछे की तरफ टच करना है, दैट इज कॉल्ड स्कैपुलर रिट्रैक्शन. राइट, दिस एक्सरसाइज आप 10 बार ऐसे करके खुद करके देखो, आप यू विल फील जस्ट चेस्ट को सामने की तरफ लेके जाना है, स्कैपुलर्स को पीछे लगाना है एंड होल्ड इट 5 टाइम्स. यू विल सी कि आपका पीछे का सर्कुलेशन जो कि इतने दिनों से काम नहीं कर रहा था स्टार्ट हो गया. ये लोअर बैक में भी हेल्प करेगा. अपर बैक, लोअर पेल्विक टिल्ट होता है, पेल्विस को आप टिल्ट कर सकते हो बैठे बैठे. राइट, ठीक है, बैठे बैठे कर सकते हो. मतलब कि पेट को आगे की तरफ ले जाना, पीठ को आगे की तरफ ले जाना, फिर पीछे की तरफ ले जाना. जैसे हम कैट एंड कैमल की एक्सरसाइज करते हैं वो बैठे बैठे कर सकते हैं. बैठे कर सकते हैं. फुट की मूवमेंट्स कर सकते हैं, एंकल फुट पंप, काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं बैठे बैठे. नी के क्वाड्रिसेप्स मसल को फायर कर सकते हैं. नेक के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इनसे आपका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द जॉइंट ठीक हो जाएगा. सो यू डोंट नीड ए
gym to do exercises, you can stretch your muscles while you are doing the work. इसमें आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई है, ठीक है. इसकी जगह लोग क्या करते हैं, चटकाने लग जाते हैं. I've seen that. हाँ, Yes. so that's harmful. अच्छा, okay. To a point, you can do the same exercises, मसल के isometric exercises. हर मसल isometric मतलब आपने मसल को खींचा नहीं, एक ही जगह पे आपने स्ट्रेंथ सिर्फ टाइट किया, लूज किया, विदाउट मूविंग इट. सो दोज एक्सरसाइजेस यू कैन डू इट एनी टाइम, ठीक है. और उससे आपकी मसल स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, आपकी सर्कुलेशन भी बेटर हो जाएगी, यानी और मसल्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर. ठीक है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया. इसके साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हाई होना, जैसे विटामिन डी हो गया, B12. आप इन जनरल मतलब इतनी सालों से इतनी भी बात हो रही है, इतना लोगों को पता है, आज भी लोग अपना विटामिन डी एंड B12 कम रखते हैं. और ऑफिस में एक साथ इन जनरल टेस्ट कराओगे, सबका कम आया तो गए अरे उसका भी कम था, इसका भी कम था, इसके. अरे भाई कभी तो सही करो. मुझे पेशेंट बोलते हैं आगे, मैंने बोला कि कम है तो ठीक करो ना, सबका ही तो कम आता है आजकल. अरे भाई तुम्हारा बच्चा अगर एग्जाम में फेल होके आता है, कहते हैं मेरे स्कूल में सारे फेल हुए, तो आप उसको बोलो शाबाश बेटा अगले साल फिर फेल हो ना, तो पीटो है पकड़ के, ठीक है. दैट्स द माइंड सेट यू हैव टू कम आउट. हमें निकलना है उस माइंड सेट से कि भाई हमें फिट होना है. इसके अलावा जैसे अनदर थिंग, वी इंडियंस आर वेजिटेरियंस, ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ प्रोटीन बहुत कम है, बहुत कम है. WHO के गाइडलाइन के हिसाब से, जो पुरानी गाइडलाइन है, 0.8 to 1 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से, मतलब ये 60 किलो का अगर आदमी है तो मोटा मोटा आप 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लोगे. आप इंडियन खाना कुछ भी उठा के दे लो, कुछ भी, इट इज़ ए कैलोरी फिल्ड डाइट. मतलब पूरा स्ट्रेंथ के मतलब एनर्जी के लिए है. इट इज़ नेवर मेड टू बी हाई इन प्रोटीन, ठीक है. 10 ग्राम 15 ग्राम से ज़्यादा होता ही नहीं है. करेक्ट. एंड ओवर डेकेड्स, ईयर्स, एजेस टुगेदर हम वही खाना खा रहे हैं, तो प्रोटीन आएगा. सो मसल बिल्डअप कैसे होगी, बोन स्ट्रांग होगी क्यों, ठीक है. प्रोटीन का लोअर बैक पेन से क्या रिलेशन है? देखो लोअर बैक पेन का सबसे पहले अगर इटियोलॉजी पे जाओगे तो सेकंड कैटेगरी में, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, मसल्स वीक होंगी तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी. राइट. ठीक है, आपकी बोन्स वीक हो गई हैं तो आप टूटेंगी या वो पेन करेंगे. अब आपके लिए बिगेस्ट ट्रबल ये है कि आपने मसल्स को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइजेस करी, ठीक है. अब बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए. एक बोन के अंदर जो कैल्शियम डिपोजिशन है, एक समझाने के लिए समझाता हूँ एग्जांपल, हमेशा ही देता हूँ एग्जांपल. जैसे दीवार अगर आपको बनानी है, इट इज़ नॉट ओनली विद ब्रिक्स, इट इज़ विद सीमेंट एज वेल. करेक्ट. आप दीवार में ईंट से दीवार नहीं बना सकते हो, आपको सीमेंट भी चाहिए क्योंकि उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए. सो प्रोटीन एक्ट्स एज दैट सीमेंट इन द बोन. तो प्रोटीन और कैल्शियम मिल के बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है. इट इज़ नॉट ओनली कि आपने कैल्शियम ही लिया, विटामिन डी लिया. विटामिन डी का काम है कैल्शियम तक को पहुंचाना, ठीक है. अभी आपके बोन तक कैल्शियम का पहुंचना तभी हो सकता है जब विटामिन डी पहले से रिच हो. ऐसा है क्या? अच्छा, ये नहीं मुझे मालूम था. तो विटामिन डी एक्चुअली कैरियर है, वो गट से आपका कैल्शियम को उठा के पहुंचाता है. हमारे इंडियन डाइट में कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती है. अब कैल्शियम कभी कम नहीं होता है, फिर भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां नरम होती है क्योंकि विटामिन डी तो है ही नहीं, ठीक है. सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी स्किन में बनता है, बट आजकल के ज़माने में गुड़गांव में आप कितने दिन सनलाइट ले पाते हो, और अर्ली मॉर्निंग वाला जिसमें यूवी रेज ज़्यादा हो वाला नहीं ले सकते, ठीक है. तो यू हैव टू टेक विटामिन डी एज सप्लीमेंट, ठीक है. तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका विटामिन डी अगर हाई है, आपको कैल्शियम पहुंचेगा, मगर अब प्रोटीन ही नहीं पहुंचा तो दीवार कैसी बनी? राइट. सिर्फ ईंट से अगर आपने बना दी तो बन जाएगी दीवार, ऐसा नहीं है, मगर कमज़ोर बनेगी. यू वांट स्ट्रॉन्ग. मसल की एक्टिविटी से, वॉकिंग से, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से आपके बॉडी बोन मसल्स को स्टिमुलेशन मिला कि भाई काम करो. अब काम करना शुरू हुआ तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी. So that's how your bones will become strong and you will not feel pain. Your muscles become strong. B12 देने से नर्व भी स्ट्रॉन्ग होगी, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी. B12 का मुझे आपसे पूछना था, उसका क्या रोल है? B12 देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो नर्व के ऊपर जो शीत होती है, ठीक है, उसको जो है बनाने का काम करती है. आपको एक समझाने के लिए समझाता हूँ. एक तार है, तार के ऊपर इंसुलेशन कितनी अच्छी है, उतना अच्छा तार जो है शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, जी जी जी, या अच्छा काम करेगा. तो नर्व के ऊपर B12 जो है वो एक लेयर बनाता है
जिससे कि वो सारे नर्व्स जो है, जितने भी न्यूरॉन चीज़ें फैली हुई है, वो चारों तरफ सही से इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचाएगी। राइट। अब आपका वही डेफिशिएंट है, वो तार ही काम नहीं कर रही है, तो आपके मसल की एक्टिविटी होगी कैसे? तो B12 अगेन इट इज़ सोर्स इज नॉन वेजिटेरियन। मोस्टली नॉन वेज सुनते ही लोगों को लगता है मैं तो चिकन खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, होगा नहीं होगा उसमें भी। इट इज़ लिवर ऑफ चिकन और मटन जिसमें कि स्टोर्ड रहता है B12, और इट इज़ डीप सी फिश और प्यूट्रिड फिश जो सूखी मच्छी होती है उनमें होता है। एंड समटाइम्स एंड सम ऑफ द वेजिटेरियन जैसे बीट रूट में थोड़ा हो सकता है, ठीक है। सम सप्लीमेंट्स हम लोग मिल्क सप्लीमेंट्स जैसे प्रोबायोटिक मिल्क या दही लेते हैं उनमें हो सकता है थोड़ा सा, दे एट लेसर कंटेंट। सो वेजिटेरियंस अगेन हमारा प्रोटीन कैल्शियम कम हुआ, प्रोटीन कम हुआ, साथ में B12 कम हुआ, तो एक कॉम्बिनेशन कॉकटेल है ख़राब लॉन्ग टर्म में होना है। तो अगेन यू हैव टू टेक फूड अकॉर्डिंग टू किस में क्या चीज़ें रिच हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग योर फूड एज वेल। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी बैक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको दर्द होगा नहीं कभी भी। और इसमें भी आई थिंक अगर हम डाइट पूरी ले रहे हैं जिसमें कि लेट्स से B12 के सप्लीमेंट्स भी हैं, विटामिन D भी है, और प्रोटीन भी हम अच्छा ले रहे हैं, कैल्शियम भी अच्छा है, बट अगर एक्टिविटी नहीं है तो फिर भी वो कुछ काम का नहीं है। राइट? वो एक्टिविटी इज द फर्स्ट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने शायद ये बहुत सालों पहले एक ऐड आता था, एग्जांपल मैं सबको देता हूँ पेशेंट्स को, इस टूथपेस्ट का ऐड आता था जिसमें 90 ईयर्स के अंकल जी आते थे, दांत से गन्ना चूस लेते थे, और एक पहलवान जाता था, दांत से दर्द हो रहा होता था, ठीक है। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ बबूल, इट वॉज बिकॉज ही वॉज यूजिंग इट। वो अंकल जी 90 की एज पे भी गन्ना रोज चूस रहे होंगे, इसीलिए वो उनको दांतों की ज़रूरत है। बॉडी को ये पता है कि अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी ज़रूरत है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो ज़रूरत नहीं है जी। तो यूज इट और लूज इट इज अ सिंगल वर्ड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दिस कि आपको बोन्स को काम करवाना है, ठीक है, उनसे काम करवाना है, मसल से काम करवाना है। आप ये सोचो कि अच्छा ठीक है आज छोड़ो कल करेंगे, कल छोड़ो अगले साल करेंगे। लोग जिम को या एक्टिविटीज़ को कहते हैं चलो अगले न्यू ईयर का वो लेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे, ठीक है इस बार न्यू ईयर आ जाने दो, उसके बाद अभी गर्मी बहुत है, ठंड में करेंगे, ठंड आ गई बहुत ज़्यादा ठंड है, अगली थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो यू हैव टू स्किप दैट, वो जो साइकिल से निकलना होगा। सो यू हैव टू यूज़ इट, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लूज इट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपने ये समझाया कि एक तो डाइट होगी जिसमें आपने B12, विटामिन D, कैल्शियम एंड प्रोटीन, 4 चीज़ें बताई हैं, ये होनी चाहिए आपकी डाइट में, नहीं है तो सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लो, एंड साथ में एक्टिविटी भी चाहिए। अब मानो मैं ये सब कर रहा हूँ कि मैं एक्टिव भी हूँ, ठीक है, मैंने हर 40 मिनट्स में एक ब्रेक भी ले लिया, लेकिन फिर भी मुझे बैक पेन है, तो फिर मुझे थोड़ा सा शायद लग रहा है कि और भी कुछ करना पड़ेगा, मतलब मेरी एक्टिविटी की जो इंटेंसिटी है शायद वो मुझे बढ़ानी पड़े, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़े। तो कौन सी लेट्स से 2 या 3, जैसे बहुत सारी योगा में भी फेमस एक्सरसाइजेज हैं, है ना, कैट एंड काउ है जो लोग करते हैं, या फिर कैट एंड काउ या कैट एंड कैमल इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। हाँ, तो टॉप 3 कौन सी है उसमें? क्योंकि अगर मैं जैसे मुझे बैक की बहुत इश्यूज हुए थे पहले, तो मुझे जहाँ तक याद है मुझे बैक प्रेस करने से, लोअर बैक अपने पीछे हाथ डाल के और बैक को प्रेस करने के लिए, उससे मुझे काफ़ी फायदा होता था। तो मतलब मैं समझना चाह रहा था ये कौन सी हैं एक्सरसाइजेस? ये बेसिकली आपने जो एक्सरसाइज बताया इसको हम स्टैटिक स्पाइन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें कि आपने एक फ्लोर पे आप लेट गए या दीवार के सहारे से पूरा सीधा खड़े हो गए, आपने बैक से बेसिकली आपको दीवार को दबाना है या फ्लोर को दबाना है, प्रेशर करना है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि इससे एक्चुअली बैक की जितनी मसल्स है, पैरास्पाइनल मसल्स है, वो स्ट्रांग हो जाती है, एंड इट इज़ अ स्टैटिक एक्सरसाइज, मतलब कि आपने उसी जगह पे उसको रोक के रखा बहुत देर तक और उसके बाद छोड़ दिया। इससे आपकी स्टेमिना बढ़ती है बैक की, कि मसल कितनी देर तक आपके वेट को सीधा उठा के रख सकती है। दैट्स नंबर 1 एक्सरसाइज, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। कैट एंड कैमल स्ट्रेच इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको एक्यूट बैक पेन है उसको छोड़ के बाकी टाइम पे इसको आप करेंगे तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। एंड थर्ड इज़ प्लैंक्स, ठीक है। अगर हम प्लैंक करते हैं, जैसे 1 मिनट प्लैंक रोकने की करते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट शोल्डर से लेके अपर बॉडी से लेके नीचे लोअर बॉडी तक सारी जॉइंट्स जो है उनकी जितनी मसल्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अनदर एक्सरसाइज विच इज़ गुड, जो कि मुझे लगता है कि लोग कोरिलेट बेटर कर पाएंगे, इज सूर्य नमस्कार, ओके, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद सूर्य नमस्कार इज सम ऑफ द पॉइंट्स जो आते हैं उसमें नी का या एंकल का काम ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें हो सकता है कि अगर किसी को नी पेन है तो वो बढ़ जाए, ठीक है। बट आई थिंक इन जनरल दीज आर द एक्सरसाइजेस विच एवरीवन कैन डू इट।
सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे काम करूं, ठीक है। लोगों को लगता है कि देयर आर 10 20 30 40 एक्सरसाइज डिफरेंट करूं, ठीक है। इट इज़ 1 or 2 or 3 सिंपल एक्सरसाइजेस which can actually which can make the life completely different, game changer टाइप की, ठीक है। लोगों को लगता है कि मैंने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज किया उससे हो जाए, ठीक है, उतना है ऐसा नहीं है। और इसमें भी मुझे ये पूछना था कि जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में बेटर टाइम क्या है? कुछ है ऐसा है कि भाई मॉर्निंग में अगर एक्सरसाइज करोगे उठने के बाद तो बेटर है वर्सेस इवनिंग में बेटर होगा? मॉर्निंग में एंड जितने भी हार्मोन लेवल्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन हायर Higher साइड, side. ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू इट इन द मॉर्निंग। सेकेंड, सारा रात का जो इनर्शिया क्रिएट हुआ है उससे आपकी बैक की जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। तो डूइंग इट इन द मॉर्निंग वार्म अप के साथ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बट मतलब आपको जब टाइम मिले, ठीक है। जस्ट ये होता है कि खाना खा के भरपेट खाना खाने के बाद ना करें, क्योंकि उस समय सारा सर्कुलेशन जो है वो स्टमक की तरफ फोकस होता है और उस समय हो सकता है मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल इंजरीज हो जा सकती है, हो सकता है कि कार्डियक इश्यूज भी आ जाए। तो इस समय ना करें, बाकी टाइम पे कर सकते हैं। इन एम्प्टी स्टमक एनी टाइम यू कैन डू एक्सरसाइजेस। अर्ली मॉर्निंग्स आर बेस्ट, बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। फिर वो नहीं करोगे तो आपके दिमाग में रह जाता है कि अरे यार मैं मिस कर गया, अब अगले दिन करूँगा। अगले दिन जब याद आ जाए तब कर लो। मैट्रेस का क्या रोल है लोअर बैक पेन से? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में ना मैट्रेस लॉन्ग बैक, मतलब अगर मैं 50-60 साल पीछे चला जाऊँ तो आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते थे या उनके टाइम वाले टाइम में जाओगे तो आप देखोगे कि इंडिया में ना एक ही तरह का मैट्रेस या 2 तरह के मैट्रेस मिलते थे। व्हिच वाज वन इज कॉटन, थिक कॉटन का एक वो जो कि बहुत टाइम जाने से हार्ड हो जाता था, या कॉयर मैट्रेस नारियल के जो उससे बना होता था। दीज आर द 2 टाइप ऑफ मैट्रेसेस व्हिच वर अवेलेबल, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ बैक पेन एट दैट टाइम वाज सिग्निफिकेंटली लेस एज कम्पेयर टू मॉडर्न टाइम्स। नाउ देयर आर मल्टीपल 100 टाइप्स ऑफ मैट्रेसेस, कोई ऑर्थोपेडिक मैट्रेस भी है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है मैट्रेस के नाम पे। So and you go to any 5-star hotel, they will get bouncy beds, ठीक है। इंटरनेशनली you will see कि everyone is using bouncy beds, ठीक है। उनका तो बेड भी इतना सॉफ्ट होता है कि आप धस के अंदर चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, हाँ। इट इज़ टू मेक यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। इट इज़ नेवर कि हमेशा बहुत अच्छा फील कराना आपके लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं होता। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेस्टर्न कल्चर विच हैज़ एक्चुअली कुछ ख़राब चीज़ें भी हमने ले ली हैं। तो उनके वहाँ पे अगर आप देखोगे अमाउंट ऑफ स्पाइनल सर्जरीज डन एज कम्पेयर टू इंडियंस वेयर ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी प्रेवलेंट, उनके वहाँ सर्जरीज ज़्यादा होती है स्पाइन की, ठीक है। यूरोप ले लो, यूएस ले लो, उनकी स्पाइन सर्जरीज आर डिफरेंट लेवल यहाँ पे इंडियन लोगों के हिसाब से। एंड वन ऑफ द फैक्टर इज अगेन द mattress we use, and nowadays we are moving towards those sort of mattresses, and I still believe कि hard mattress is one of the thing, may not be very comfortable to you। coir mattress बहुत लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि कॉटन का एक थिन पुराने टाइप वाला ही आप उसके ऊपर रख लो, जिसके अंदर कॉटन भरवा के बनवाते थे। मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर में बनता था। हाँ, बट वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता है आज के दिन के, तो लोग उसको फॉलो नहीं करते। बट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन दे एक्चुअली नीड टू चेंज इट, वो कर लेते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा है कि पीपल हैव इन्वेस्टेड lakhs of rupees in modern mattresses and ultimately they are happy with shifting to older उसमें। एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैट्रेस लेने से ज़्यादा मैट्रेस आपका जैसे ही ख़राब होना शुरू हो कि 4-5-6 साल में आपका वो बीच में गड्ढा बनना शुरू हो गया, डोंट यूज़ दोज मैट्रेसेस, चेंज इट, ठीक है। लोगों को लगता है कि एक मैट्रेस लिया तो सारा ज़िंदगी चलेगा, तो वो भी एक और ठीक है मतलब चेंज करने वाली चीज़ है मुझे लगता है। और पिलो का क्या रोल है? पिलो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सोते वक्त? देखो, पिलो इज़ एक्चुअली नीडेड, बिना पिलो नहीं सोना चाहिए। थिन पिलो इज़ व्हाट इज़ नीडेड, बट इवेंचुअली आप देखोगे लोग 4-4 पिलो 3-3 पिलो लेके सो रहे होते हैं। तो थिकर पिलोज विल कॉज फ्लेक्शन, टू मच फ्लेक्शन ऑफ द नेक, तो अवॉइड करना चाहिए। हम अगर सीधा भी लेटते हैं तो पीठ के पीछे और गर्दन के पीछे छोटा सा गैप होता है, दैट इज़ नीडेड। व्हेन वी टेक साइड टर्न्स हमारी बॉडी थोड़ी सी गद्दी में अंदर चली जाती है, एंड द गैप इज़ नॉट एग्जैक्टली दिस, इट इज़ मोर। सो ऑन साइड टर्न्स वी हैव टू हैव ए
थिकर पिलो अगर हमें नेक पेन की इशू होती है, तो थिन पिलो साइड में, एक मोटा पिलो जिस पर आप कितना थिन होना चाहिए वो, मतलब कुछ है इसका? क्योंकि ये इसका ऐसा कोई मतलब बेंचमार्क नहीं है। आई वुड सजेस्ट एवरीवनस पोस्चर इज डिफरेंट। सो पीठ के और गर्दन के पीछे सीधा रखने से देयर इज अ गैप व्हिच इज यूजुअली 1 to 2 इंचेस, ठीक है, एंड दैट्स द परफेक्ट मैट्रेस। मतलब वो कवर हो जाना चाहिए, वो गैप नहीं रहना चाहिए, वो कवर होना चाहिए, वही बेस्ट आइडियल वो है। एंड अगेन पिलो में भी आप अगर मुझे पूछोगे तो इंडिया में एक पुराने टाइम का कॉटन मिलता था जिसे सिमुल कॉटन बोलते थे, विच एक्चुअली इज कम्प्लीटली वैनिश्ड नाउअडेज, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल आर चीपर एंड दे आर इजी टू प्रोड्यूस। एंड दिस वाज वन ऑफ द इंडिजिनस इंडियन मटेरियल जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा पिलो जो बनता था उसी से बनता था। एंड नाउअडेज इट इज़ अवेलेबल बट इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पिलोज मुझे लगता था है। बट बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैव कम अप विद bit harder pillow which is not completely soft but it is thinner and it is comfortable for the neck. Okay. And you can try it and see कि कौन सा आपको लेना चाहिए, ठीक है, नॉट बहुत मोटा नहीं लेना पिलो। बैक पेन पे होपफुली मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जिन लोग को एक्यूट बैक पेन है, मतलब स्लिप डिस्क की पॉसिबिलिटीज़ हैं या हो चुका है, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मतलब मेडिकल प्रोसीजर ही लास्ट ऑप्शन है या फिर इससे भी हम वापस आ सकते हैं? देखो स्लिप डिस्क अगर एक्यूट है तो एक्यूट में तो नोबडी, इट इज़ फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, देन नोबडी विल सजेस्ट सर्जरी, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रेस्ट, इट इज़ ऑलवेज मसल रिलैक्सेंट, इट इज़ ऑलवेज थेरेपीज, इट इज़ अबाउट इमोबिलाइजेशन। बैक में बेल्ट्स आती हैं, तो ये इनिशियल फेज में 10-15 दिन यही करना है आपने। द मोमेंट योर pain is reduced, you have to start doing the exercises, rehab की तरफ हम लोग जाएं। Now conditions like जिसमें कि acute nerve involvement हो गई है, आपका पैर पूरा सुन्नी हो गया है, पैर की मूवमेंट बंद होने लगी है, उंगली की मूवमेंट बंद होने लगी है, या आपको यूरिनरी बाउल ब्लड इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं, दोज आर इमीडिएट सर्जरी केसेस, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द दिन, मतलब जिनको अभी तक सिर्फ सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि मेरा पैर सुन जैसा लग रहा है बट टच करने से पता चल रहा है कि पूरा सेंसेशन है या मोटर पावर कंप्लीट है, दे कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट going for rehabilitation medications, and nobody even suggests day 1 for surgery. Those who are in chronic stages, जिनको सालों से दर्द नहीं जा रहा है या महीनों हो गए या neurological involvement हो रहा है, they can definitely think about surgeries. क्योंकि सर्जरी में तो काफ़ी वो फिर अलग ही लेवल का एक नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इट इज़ आजकल एंडोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज आर देयर, सो डिस्क के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। स्पाइन सर्जरीज हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड राइट ओवर द टाइम, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसा डेंजरस है। एंड मैंने बहुत समय किया है कि इट इज़ नॉट ऑल और नन, ठीक है। लोग कह रहे थे नहीं मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, मैं सर्जरी करा लूँगा, एकदम दो डिफरेंट कैटेगरी के लोग है ही नहीं। हाँ, तो कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया, अब वो नहीं कराना चाहते हैं। अरे भाई सारा ज़िंदगी कैथेटर लेके यूरिनरी बैग लेके जाना पड़ेगा, बाउल का मूवमेंट नहीं वो कर पाओगे, सो बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। आपको लॉजिकली डिसाइड करना है, पैरालिसिस इज अ बिग थिंग, गेट इट डन। और दोज हु हैव माइल्डर पेन, 2-3 महीने का पेन हुआ है, ट्राई एवरीथिंग जब तक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ, इफ़ इट इज़ नॉट हैम्परिंग योर जॉब, ठीक है। मैं इस पर एक एग्जांपल अपना पर्सनल दे देता हूँ। मेरे को जब मैं अपने ट्रेनिंग डेज पे था तो वी यूज टू लिफ्ट लॉट ऑफ, मतलब नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हैवी पेशेंट्स को ऑपरेट करना पड़ता है, एंड इट इज़ लेबोरियस जॉब। सो लिफ्टिंग हैवी पेशेंट्स एक लाइन पे मेरे भी स्लिप डिस्क हो गया, ठीक है। नाउ पीपल लाइक मी आर लाइक वेरी एक्टिव ऑलवेज, मतलब फटाफट काम करना है, तो मेरा काम जब अटकने लगा आई वाज लाइक ये तो बहुत ख़राब हालत हो रही है। सो गेटिंग एन MRI डन, MRI में एक बहुत छोटा सा एक डिस्क दिखाई दिया, एंड आई वाज ऑलरेडी कन्विंस, क्योंकि मेरा झुकना नहीं हो पा रहा था, मैं काम नहीं कर पाता, आई वाज कन्विंस की सर्जरी करा लेता हूँ। आई वाज दैट टाइम वर्किंग इन लीलावती मुंबई, एंड आई मेट एवरी स्पाइन सर्जन, और उनको सबको ये लगा था पागल हो गए, ठीक है। एंड एक्चुअली इट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग दैट इट इज़ ए कर्व, कि आपका पेन बढ़ा है, धीरे धीरे आप रिहैब करोगे, एक्सरसाइज करोगे, धीरे धीरे कम होता होगा, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड आज भी मैं ऐसे वाले डिस्क देखता हूँ पेशेंट्स के, तो मुझे लगता है कि मैं
उनको अच्छा काउंसिल कर पा रहा हूँ अभी कि हाँ इट विल बी ओके, डोंट वरी। मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है शायद पेशेंट्स में, एंड दे आर लाइक यार मुझे सर्जरी कराना है जिससे कि मैं कम बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। हाँ, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आई स्टार्टेड डूइंग बैक एक्सरसाइज, अदरवाइज मैं बैक एक्सरसाइज करता नहीं। इफ़ यू गेट समथिंग ईजिली तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि जो लोग फटाफट सर्जरी करा लेते हैं वो लोग क्या होता है अगले लेवल का डिस्क आ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज तो स्टार्ट नहीं की। सो यू हैव टू अर्न ए सर्जरी। तो पेशेंट शुड अर्न द सर्जरी, इट इज़ नॉट डॉक्टर अर्न्स द सर्जरी, इट इज़ द पेशेंट हु अर्न्स द सर्जरी। नाउ यू क्वालिफाई फॉर द सर्जरी, यू गेट इट डन, देन यू विल गेट ए डेफिनेट रिवार्ड आउट ऑफ इट। नाउ ईजी क्विक फिक्स के चक्कर में बहुत लोग सर्जरी कराते हैं एंड दे एक्चुअली एंड अप गेटिंग मोर प्रॉब्लमेटिक, आगे जाके लाइफ में दिक्कत होती है। तो इफ़ यू फॉलो द एडवाइस देन यू शुड गो फॉर फर्स्ट कंजर्वेटिव, नहीं काम कर रहा है देन थिंक अबाउट इट, बिफोर दैट यू शुड बी थॉरो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और आजकल नेक पेन के ऊपर भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, मैं इस पॉडकास्ट से पहले रिसर्च कर रहा था कि नेक पेन भी बहुत ही कॉमन होता जा रहा है स्पेशली यंगस्टर्स में। क्या सेम चीज़ें हैं? हाँ, इट इज़ नेक एंड बैक इज़ कम्प्लीटली एसोसिएटेड थिंग, बिकॉज नेक में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है बैठने के साथ, तो होती थी। अब मोबाइल और लैपटॉप जो है आप कहीं पे भी बैठ के यूज़ कर रहे हो, सारा दिन आपकी गर्दन नीचे ही है, आप मोबाइल पे ही काम कर रहे हो। आई हैव सीन मेनी ऑफ द कंपनीज दे हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम डेस्कटॉप टू लैपटॉप आए थे, अभी मोबाइल पे शिफ्ट हो गए पूरी तरह से। एवरीथिंग इन देयर कंपनीज गेटिंग डन बाय मोबाइल थिंग। ई कॉमर्स वाले मोस्टली जो है उनमें कम्प्लीटली मोबाइल पे 24 घंटे आई थिंक देयर मोबाइल्स आर ऑन, एंड यू एंड अप in bed as well with mobile in different positions. You are actually using your mobile and they lead to neck issues. So मुझे लगता है कि cause एक ही है, फिर वहीं पे आएगी कि you take a break, do exercise, do exercises of neck, stretches करो, and bones को strong और muscles को strong करने की चीज़ों के साथ posture पे ध्यान रखो। किस पोजीशन में सारा दिन मोबाइल देख रहा हूँ, ठीक है, it is very important. And if it is possible, shift over some work to desktop, जिससे कि वो आई के लेवल पे रहे। हाँ। नेक पेन जब एक नॉर्मल स्टिफनेस है वर्सेस जैसे अगर इसको हमने मानो इग्नोर करना चालू करा, क्योंकि आजकल हर कोई 4-6 घंटे तो मोबाइल देख ही रहा है। स्टिफनेस पहला होगी, सबसे पहले स्टिफनेस होगी, उसके बाद पेन चालू होगा। इसको अगर इग्नोर किया तो क्या इससे आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, होती है, बट मतलब लिंगरिंग पेन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। लिंगरिंग आपके लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़, आपका नेक क्या होगा, स्टिफ होना शुरू हो जाता है, आपके जॉइंट मूवमेंट्स कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, आपके नर्व्स इरिटेट होना शुरू होती है, रेडिकुलर पेन हाथों में आ रहा है, कमज़ोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, दीज आर सिम्टम्स। कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, आप मेडिसिन लेने लगते हो, पेन किलर्स बहुत खाने लगते हो, अल्टीमेटली वो किडनी, हार्ट, लिवर सब पे असर करेगी। सो रेदर देन दैट आई वुड रेदर सजेस्ट कि ये सारी चीज़ें उससे पहले आप अपनी मतलब पोस्चर पे ध्यान कर लें, आप अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर लें। एंड लास्टली, ऐसा नहीं है कि लोअर बैक में स्लिप डिस्क होता है, स्लिप डिस्क कैन हैपन इन द नेक एज वेल, कैनाल स्टेनोसिस कैन हैपन, नर्व कंप्रेशंस कैन हैपन, फेसिटल जॉइंट डिजीजेस कैन हैपन, तो वहाँ पे भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ऑल इन ऑल आपको ये समझना है कि अगर मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल से ये चीज़ जो है बच सकती है तो व्हाई नॉट। ये ऑइंटमेंट्स का यूज़ पूछना था मुझे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड से नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे नेक पे लगा लिया तो उससे थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, मुझे भी बैक में कई बार मिलती है, उसको यूज़ करना चाहिए। आप स्माइल कर रहे हैं। नहीं, मैं मतलब मेरे दिमाग में ना हमेशा ऐसी चीज़ों से स्टोरीज आ जाती हैं जी, तो मैं तो ये बोलूँगा कि बेसिकली ये डाइवर्जन का काम करती है। ओके, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपने लगाई है वो अंदर चली जाए और वहाँ से स्पाइन के अंदर डिजीज़ में, डिस्क डिजीज़ में काम कर जाए, बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ डिस्क के पेन को आपने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और कन्फ्यूजन में क्या होता है कि वो पहले देखता है जैसे आपको बर्निंग सेंसेशन आया, कुछ आया, आपकी मसल्स का सारा पेन स्किन की तरफ चला गया, दिमाग जहाँ ज़्यादा हो रहा है उधर ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन दे देते हैं। द मोमेंट योर ब्रेन डाइवर्ट्स ऑल द फोकस टुवर्ड्स स्किन, वहाँ वार्मथ होगी, कुछ होगा, उसके बाद वो सेटल डाउन करता है। जैसे सेटल डाउन करता है यू गेट अ फीलिंग ऑफ वेलनेस, क्योंकि
आपका अंदर वाला पेन का जितना भी स्टिमुलेशन था ब्रेन ने वो दूसरी तरफ भेज दिया, तो दैट डाइवर्शन एक्चुअली वर्क्स. एंड सेकेंड इज लाइक कि कुछ है मसल रिलैक्सेंस या कुछ नमिंग वाले जेल्स हैं जो कि थोड़ा बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते. बट टेक्निकली सेइंग इट इज़ वन ऑफ द मोडालिटी, इट कैन नॉट टेक एवरीथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि मैं मतलब बोल ही देता हूँ कि ऐसे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मुझे कभी कभी लगता है कि वो जैसे डॉक्टर ऑर्थो ऑयल है लोग यूज़ करते हैं, और लोगों को लगता है कि वो डॉक्टर जो शायद डॉक्टर नहीं बनाया ऑर्थो है तो ऑर्थो है, या फुटवेयर में भी ऐसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सोल्स, इस टाइप की चीज़ों में क्या होता है कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ शायद वो डॉक्टर नहीं बोला था, और जेन्युइन सी बात आ जाती है. एंड आई मतलब सीन ए लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट एंड अल्टीमेटली दे एंड अप गेटिंग देयर मतलब मेन सर्जरीज डन. हमने बहुत साल यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, कम्प्लीटली इसी में फोकस ना रहे. वी शुड थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है, कि बेसिक पैथोलॉजी में काम ना करके टेम्पररी रिलीफ, यस आई एम ओके विद इट, राइट, बट नॉट लॉन्ग टर्म. मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको हर दिन लगा रहे हो और फिर आप महीनों लगा रहे हो, इसका मतलब आप प्रॉब्लम को सही तरह से डील नहीं कर. चला जाएगा. आप देखोगे कुछ दिनों बाद ब्रेन भी कितना बेवकूफ़ बना हुआ है उसको. ठीक है, तो बेवकूफ़ बनाना छूट जाता है. तो दैट्स अनदर थिंग व्हिच आई फील कि शुड नॉट बी ओवर डूइंग इट. ओके, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन का मैंने सुना था. इनफैक्ट मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने एक बार बोला था कि कहीं भी पेन हो बॉडी में, जैसे बैक पेन हो या शोल्डर में कई बार पेन होता है, नेक में पेन होता है, तो पहले हॉट कंप्रेशन कर लो, उसके थोड़ी देर बाद 2 या 3 मिनट बाद कोल्ड कंप्रेशन कर लो. तो उससे नर्व्स जो हैं आपके मतलब स्ट्रेच एंड रिलीज हो जाते हैं. 2-3 तरीके से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, हॉट थेरेपीज, कोल्ड थेरेपीज एंड हॉट एंड कोल्ड कम्बिनेशन थेरेपीज. हॉट क्या होता है कि यूजुअली हम लोग जो मस्कुलर एरियाज होते हैं वहाँ पे हम हॉट बोलते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी, मसल के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उनको निकाल पाएंगे, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा क्लियर हो. सो यूजुअली नेक और बैक में हॉट इज़ वर्किंग इन क्रॉनिक केसेस, मतलब रेगुलर आपको दर्द रहता है तो हॉट पैक्स विल डेफिनेटली हेल्प. नाउ इन एक्यूट मसल्स आपने सडनली आपकी गर्दन अटक गई या बैक अटक गई, इन दोज केसेस आपके मसल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट होकर बैठी है, तो आप उस पर आइस पैक करोगे तो इट विल बिकम मोर रिजिड, तो मसल की एक्टिविटी और कम हो जाएगी. अब इस समय आप मूव नहीं करना चाहते, तो एक्यूट केसेस येस आइस पैक, इन क्रॉनिक केसेस कोल्ड पैक. नाउ देयर इज ए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फ्लेमेशन आ रही है किसी कारण से, इन दोज कंडीशन हॉट दिया आपने, सर्कुलेशन बढ़ा तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, तो उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए यू कैन डू आइस पैक. ओके, सो एवरीवन यूजेस दिस एज डिफरेंट वे. सो मुझे लगता है कि आपका जो डॉक्टर जो बोले उसको फॉलो कर लो. इट इज़ नॉट ऑल और नन. राइट, ओके. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जॉइंट्स में आइस पैक ही बोलता हूँ. जैसे नी है, शोल्डर है, हिप है, इनमें मैं बोलूँगा कि आइस पैक, एंकल में आइस पैक, एक्यूट इंजरीज एनीवेयर आइस पैक, क्रॉनिक इंजरीज लोअर बैक है, सर्वाइकल स्पाइन है, उनमें हॉट पैक्स डू बेटर. हॉट एंड कोल्ड जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा दिख रही है, जैसे रिट्रोकैल्कुलर हील के पीछे बर्साइटिस होता है, आपने हॉट किया, थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट है, आप ज़्यादा सूद जाएगा इसलिए आइसिंग कर दिया. ठीक है, प्लांटर फिशाइटिस इट वर्क्स. ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता है कि क्रॉनिक इश्यूज़ में हॉट और जॉइंट में कभी कभी हॉट करते, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद या सर्जरी के बाद आपके जॉइंट स्टिफ हो गए, नाउ यू नीड टू मोबिलाइज देम, आपको रेंज ऑफ मोशन निकालना है, यू नीड मोर सर्कुलेशन, यू नीड जॉइंट टू ओपन अप. इन दोज कंडीशंस वी डू हॉट पैक्स. ओके, सो बहुत डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, बट आई थिंक यू शुड फॉलो योर एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है. इट इज नॉट ऑल एंड हॉट, हाँ हॉट काम करेगा कि कोल्ड काम करेगा. क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखता हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, लोग कहते हैं ये ब्लैंकेट ये है, ब्लैंकेट वो है. सो इस ब्लैंकेट का मैं ये कहता हूँ कि देयर इज इट इज लाइफ इज नेवर ब्लैक और वाइट, इट इज ग्रे इन बिटवीन. ठीक है, सो सबको ऑल और नन के उसमें मत कैटेगराइज करो, एंड क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, किसी के लिए ख़राब भी कर दे सकता है. तो इट इज़ नॉट ऑल, इट इज़ पर्सन स्पेसिफिक. फॉलो योर सर्जन और डॉक्टर्स एडवाइस. ठीक है, नी पेन की और बात कर लेते हैं, है ना. नी पेन में
अब एक्टिविटी का कम होना क्या नी पेन में भी इशू लाएगा, क्योंकि नी तो अच्छा उसमें भी लाएगा? हाँ लाएगा, डेफिनेटली लाएगा। मतलब मैं एक नी सर्जन हूँ, ठीक है, बट मैं इस बैक वाले उसमें जैसे इन जनरल जैसे हर एक बंदा अपने सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाता है, तो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल हु डज नी सर्जरीज ओनली, नी के स्पेशलिस्ट हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स इंजरी के, कुछ बैक के सर्जन्स हैं, बैक स्पाइन सर्जन्स हैं, ठीक है। तो मैं जब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, आई वाज स्पेसिफिकली नी सर्जन या आर्थराइटिस के लिए करते थे। नाउ द प्रॉब्लम इज यंग डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स नहीं होते, ठीक है, एंड मैनी टाइम्स द हॉस्पिटल ऑल्सो डजंट वांट ए यंग सर्जन इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि उनको लगता है कि एज, हमारा एक जो माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट है, वो ऐसे में है कि जिसमें कि बूढ़ा आदमी अगर दिखता है तो सर्जन या डॉक्टर बहुत अच्छा होगा, यंग वाला नहीं होगा। तो पीपल टेंड टू से कि आप थोड़ा सा किसी के अंडर काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। करते करते आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द हॉस्पिटल स्पेसिफिकली फॉर वुमेन सेंट्रिक हॉस्पिटल। और उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन इसलिए क्योंकि वो हॉस्पिटल वांटेड मी टू बी ए ऑर्थोपेडिक फीमेल का ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, ठीक है, एंड नोबडी वांटेड टू हायर मी, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो मैंने अपनी उसमें रियलाइज़ कर लिया था कि ऑलमोस्ट नी पेन या नी आर्थराइटिस जो है ऑलमोस्ट 70-80-90% पेशेंट में फीमेल्स में होता है, मेल्स में कम होता है, राइट। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, 20% मेल छूट जाते तो फोकस फीमेल फोकस करके आई जॉइंड द हॉस्पिटल। बट दैट हॉस्पिटल एक्चुअली चेंज माई कंप्लीट परसेप्शन अबाउट दिस बैक इशू, राइट। आई कुड फिगर इट आउट कि ये ऑस्टियोपोरोसिस या बोन्स का वीक होना और मोर स्पेसिफिक टू फीमेल, ठीक है, एंड bone health was one of the commonest cause, osteoporosis or bone softness, leading to more amount of arthritis in females. Right. One single factor which actually clicked for me is treating those soft bone disease patients, जहाँ पे कि नी आर्थराइटिस को बचा सकते हैं। अब मैं बड़े सारे डॉक्टर्स मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी ऐसे मिले, बहुत सीनियर वाले मिले, कहते कि रबिश, ठीक है, यू आर टॉकिंग रबिश, ठीक है, हमने कभी नहीं देखा ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को नी आर्थराइटिस होता है। मैं एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ कि एक फीमेल अभी हम बात कर रहे हैं कि एल्डरली एज में बोन्स का सॉफ्ट होना यंग एज में होता है, ठीक है। यंग एज से ही वो हड्डियाँ नरम होते होते अब हड्डियाँ नरम होगी, आपकी एक्टिविटी कम होगी तो आपका वज़न बढ़ेगा, क्योंकि आप चलते नहीं हो, काम कम करते हो, तो आपका वज़न बढ़ता जाएगा। 30s and 40s and 50s में आपका वेट गेन होगा अगर आप एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हो, ठीक है, कॉमन, ये तो इतना लॉजिक है। अब दूसरा, फीमेल में क्या होता है कि जैसे ही 40, 45, 50 होता है, मेनोपॉज आ जाता है। नाउ यू हैव हार्मोनल इश्यूज एज वेल, बोन पहले से वीक थी, एक्टिविटी नहीं करते, वेट बढ़ रहा है, मेनोपॉज आ गया, इसने ट्रिगर कर दिया, वेट गेन और बढ़ने लग गया, राइट, ओके। वेट गेन होगा तो वेट पड़ेगा कहाँ पे? गाड़ी के टायर पुराने हो गए, घिसने शुरू हो गए, आप उसमें गाड़ी में और सामान लाद दो, तो दैट इज एक्चुअली ट्रिगरिंग द नी इश्यूज इन फीमेल, राइट, ठीक है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि 90% ऑफ द फीमेल्स, 80% ऑफ द फीमेल जो मेरी ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट्स है, वही मेरी नी आर्थराइटिस की पेशेंट्स है, राइट। मतलब मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले ये नहीं पता था कि क्यों इतना ज़्यादा फीमेल में रेशियो इतना ज़्यादा है। कि मतलब हम जब अपने फेलोशिप टाइम पे पेशेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ करते रहते थे, तो उसमें मैं देखता था कि इन जनरल 70-80% वर फीमेल, ठीक है। एंड वो क्या होता है कि जब भी आप कोई पेपर डालते हो तो उसमें एक डेमोग्राफी होता था, उसमें लिखते थे और सब उसको स्किप करके आगे चले जाते थे, और मैं भी जाता था। अगर मैं इस हॉस्पिटल को नहीं ज्वाइन करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यही ऑस्टियोपोरोसिस जाके आपके घुटनों के इश्यूज क्रिएट कर रहा है। और मैं उस लाइमलाइट के बीच में ही आ गया, जो बाई मैंने मिस्टेक, मुझे लगता है भगवान कभी करता है कि आपको ये जानना चाहिए, सही जगह पहुंच जाना है। एंड दैट लेड टू वन ऑफ दिस बिगेस्ट थिंग इज नी पेन, विच नाउ आई हैव ए क्या बोलते हैं, एक मेरे पास एक पूरा लोडेड चीज़ें हैं जिससे कि मैं नी आर्थराइटिस को अर्ली फेज पे रोक सकता हूँ, ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है, और जिनमें ये फेल हो जाता है उनमें सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ
पहले क्या होता है कि हमें ये लगता था कि हाँ चलो सर्टेन एज 60 आ गई है, अभी आप घुटने की सर्जरी करा लेना, बट 40 वाले का क्या, 50 वाले का क्या, 30 वाले का क्या, तो उस कैटेगरी में आप उस डिजीज़ को प्रोग्रेशन को अगर रोक दोगे तो नी आर्थराइटिस बच जाता है। ओके ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरा वेट मैं घटा लूँ, अगर मेरा मानो वेट 90 है और मैं इसको घटा के 70 ले आऊँ किसी भी तरह से, तो मैं नी पेन से बच जाऊँगा? डेफिनेटली हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैं अपने पेशेंट्स में भी ट्राई कर चुका हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल। सो एक स्टडी में बताया गया कि इफ़ यू आर वॉकिंग एंड वट एवर इज़ योर वेट, वॉकिंग में आपके नी पे, क्योंकि आप जब स्विंग करके चलते हो, एक पैर को हवा में लेते हो तो सारा वजन दूसरे पैर पे आ जाता है, ठीक है, ठीक है, और मोमेंटम के साथ ऐड होके वो फोर्स जो है वो अराउंड वेट का 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, ठीक है, चलते वक्त 3 to 4 to 5 टाइम्स हो जाता है, एवरेजेस वो 5 टाइम्स, स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफ यू क्लाइंब स्टेयर्स, दिस 4 टाइम्स 5 टाइम्स बिकम्स 8 to 10 टाइम्स, क्योंकि ग्रेविटी पुल भी कर रही है अब आप, ठीक है, ठीक है। सो अगर आपका 1 किलो लॉस हुआ है तो आप 4 गुना वेट कम पड़ेगा घुटने पे जब आप चलेंगे, और आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो 8 से 10 गुना कम पड़ेगा। ओह माय गॉड, सो मतलब वॉकिंग में 1:4 एंड stair स्टेयर climbing क्लाइंबिंग is में 1:8, 1 किलो लूज करने से 8 टाइम्स में 8 टाइम्स कम कर दूंगा। हाँ, सो इफ यू थिंक यू कैन लूज 10 kgs, वो तो एक मतलब बड़ा हो बून गया की तरह आएगा ये। नाउ अब क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट सर्जरी नहीं कराया जाता है एंड यू रिलीजियसली स्टार्ट ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, मसल एक्टिविटी, एंड यू फोर्स देम टू गो फॉर वेट लॉस। ठीक है, डाइट से और एक्सरसाइज से आप वेट लॉस करो, वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मतलब अभी मेडिसिन आने के बाद सिनेरियो चेंज होने वाला है, बट इससे पहले इट इज़ लूजिंग 1 kg वेट एट 50s and 60s वॉज डिफ़िकल्ट। लोग बोलते वेट कम कर लो, अरे कम कर लो, कम कर लो, कितनों को बोल दे, कितने लोग कर पाते हैं एक्चुअली में कर पाते हैं। हाँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि 10 में से 1 या 2 पेशेंट ही कर पाते हैं। सब सोचते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन आवर सेटअप। घर में आपने खाना बनाया तो आपको एक सेट खाना सबके लिए बनाए, ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये बनाए, उनके लिए वो बनाए, उनके लिए ये बनाए, ऐसा नहीं होता है। तो फीमेल्स आर द लास्ट एट प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। लूजिंग, हाँ, अनफॉर्चुनेटली एंड लूजिंग वेट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम। 50s 60s में सब घर वाले कहते हैं अरे आप अपना वजन कम कर लो, अरे भाई कैसे कम होगा। और एक और चीज़ देखिए मैंने हमारे इंडियन सेटअप में कि कहीं ना कहीं से घर में स्वीट्स आती रहती है। हाँ, मतलब कहीं मैं कितना भी आप कितना बचने की कोशिश करोगे, या तो स्वीट्स या फिर वो समोसे कचौरी, ये सब कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। मतलब हमने हमारे घर में तो ये हमने थोड़ा सा भी ये करना चालू कर दिया है कि कहीं से भी स्वीट्स आए पहले तो मना कर देते हैं, भाई हम हमारे लिए स्वीट्स मत लाना, कुछ भी लाओ चाहे मत लाओ, स्वीट्स मत लाना। और अगर आ भी गई कहीं से तो हमने तो ये बना लिया कि 80% 90% वो सारे के सारे या तो हम मेड दीदी को दे देते हैं या फिर नीचे गार्ड भैया होते हैं उनको जाके दे देते हैं कि भाई अगर आपको खाना है तो खा लो, क्योंकि वो लोग खा लेते हैं। वो लोग खा लेते हैं। अंडरस्टैंड नहीं, हमारी जो इंडियन कल्चर है ना, वो इतने सारे त्यौहार हैं एंड त्योहारों का मेन मीनिंग, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप सिख हो, सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है, स्वीट। ठीक है, सो ये हमारे जीन्स में आ चुका है कि त्यौहार मीन्स मीठा बांटना। ठीक है, तो पीपल फील प्राउड टू डिस्ट्रीब्यूट। अब वो खाओगे तो मरोगे, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि कैलोरी बम की तरह होता है। पहले के टाइम में मिठाई क्यों खाते थे? मिठाई खाने से आप एनर्जी गेन कर पाते थे ताकि आप एक्स्ट्रा काम करो। या एक्स्ट्रा काम तो नॉर्मल काम ही बंद कर दिया है, मिठाई ऊपर से डबल हो गई है। सो दोज आर एक्चुअली डेफिनेटली डिफिकल्ट। एंड अनदर थिंग इज स्वीट फ्रूट्स का सीजन आता है हर बार। आम का सीजन आता है तो सब पे शुगर शूट कर जाती है, तो दैट्स अनदर थिंग विच आई थिंक इज प्रॉब्लमेटिक। एंड stopping your craving is very difficult, ठीक है, and it is not simple. So that's why मैंने देखा अपने पेशेंट में कि 10 में से 1 या 2 पेशेंट ये कर पाते थे, या समटाइम्स 20 में से भी। आप समझाओ सबको, सारी चीज़ें स्टार्ट करो। तो वेट लॉस वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो फॉलो कर पाते। दवाई सब फॉलो कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी भी उससे कम लोग फॉलो कर पाते हैं, रेगुलर वॉक उसके कम फॉलो कर पाते हैं, बट वेट रिडक्शन बहुत कम लोग कर पाते थे। नाउ इवेंचुअली आई रियलाइज कि जिन्होंने अपना वेट 20, 25, 30 किलो लूज़ किया, ऐसे भी पेशेंट मेरे हैं जिनको मैंने नी रिप्लेसमेंट सीधा ही बोला था कि अब तो ख़राब हो गया, आपको करना है, बट यू कैन ट्राई
बिकॉज यू हैव नॉट क्रॉस दैट 58 और 60 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर पहले होती थी कि 58 एंड 60 से पहले आप नहीं कराओ, तो मैं रोकता था। तो उस ड्यूरेशन में 50s में अगर किसी का वेट 110 है 120 है, दे हैव लॉस्ट 20 30 40 kgs, मैं खुद अमेज था उनकी रिकवरी देख के कि मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके 5-5 6-6 7-7 8-8 साल चल रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। दे कम फॉर फॉलोअप्स एंड दे आर हैप्पी विद वेट मैनेजमेंट थिंग, बट वेरी डिफिकल्ट है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि कहना सबसे ईजी है, बट अगेन मुश्किल है। हाँ, अगेन विथ न्यूअर मेडिसिन मे बी द सिनेरियो चेंजेस, होपफुली इट शुड, क्योंकि बहुत लोगों की नी की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी वेट मैनेजमेंट के साथ। रनिंग का नी पे क्या इम्पैक्ट होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि रनिंग अगर करते हो तो नी पे इम्पैक्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये एक तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज डैमेज, ठीक है। सो एक रनर जो ज़िंदगी में हमेशा मतलब बचपन से रनिंग कर रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ कि उनके घुटनों पे हाथ दे के मुझे ये फील भी नहीं आती कि इनका एक्सरे करा लो, राइट, ठीक है। और लाखों हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं भागे, उनके घुटने पूरी तरह ख़राब है। सो रनिंग डजंट डैमेजेस योर नी। रनिंग अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपको इंजरी हो रही है तब आप रेस्ट लें, ठीक है, रिहैबिलिटेशन करें, उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग के साथ रनिंग पे वापस है। इट विल नेवर डैमेज योर जॉइंट्स। एंड अनदर थिंग इज दैट दोज हु आर एथलेटिक एंड दे आर डूइंग रेगुलर मतलब रनिंग कर रहे हैं सालों साल से, अगर आप उनके घुटने देखोगे तो उनके घुटने अगर एक्सरे हमारे पे ख़राब भी हैं, दे आर लेस सिम्टोमेटिक एंड दे विल रेयरली नीड सर्जरीज, राइट, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑल रनर्स विल ऑलवेज नीड ए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ख़राब हो गया। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो लोग ना जो एक्टिविटी करते बंद कर देते, बंद करने के बाद और फंस जाते हैं। जैसे जो रेगुलर वॉक कर रहे थे, किसी ने उन्हें एडवाइस दे दी कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आप चलना बंद कर दो। उल्टा हो गया बल्कि। अरे भाई, गाड़ी का टायर घिस गया, आप कभी किसी को बोलोगे गाड़ी चलाना बंद कर दो? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट। आपने उस समय उसको बोल दिया कि आप बंद कर दो, सब उन्होंने बंद कर दी। कोविड में लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों के घुटने उससे ज़्यादा ख़राब हो गए, ठीक है। रादर देन शायद हो सकता था कि चलते फिरते रहते तो बेटर रहते। सो रनर्स शुड नॉट वरी अबाउट इट, एंड ये मैं लिख के दे देता हूँ उनको कि डोंट वरी, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, एनी इंजरी यू सफ़र, गो एंड मीट अ वेरी गुड डॉक्टर और ए सर्जन जो आपको उस समय आपको हेल्प कर सके। रिहैबिलिटेशन के लिए आपका थेरेपिस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्स लेके आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लो एंड देन डू रनिंग। रनिंग इज नॉट गोइंग टू हैम्पर योर एक्टिविटीज़ इफ़ यू आर नॉट मैंने रेगुलर रनर, और इफ़ यू आर नॉट ए रेगुलर रनर। आपने पड़ोसी को देखा कि 40 की उम्र में वो भागता है, मैंने भी 40 45 50 में भागना शुरू कर दिया, दैट्स बिगेस्ट ट्रबल। और पहले दिन ही मैंने 4 किलोमीटर भाग दिया। मतलब उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, ट्रेन योरसेल्फ एंड देन डू इट, देन डेफिनेटली इट विल नॉट हार्म। अच्छा, स्क्वाट्स का बोलते हैं, जिम में अगर स्क्वाट्स करते हो, नॉर्मली आप एक्सरसाइज करते हो, स्क्वाट्स करते हो, तो उससे नीज पे थोड़ा प्रेशर आता है, तो क्या डेफिनेटली आता है। गुड और बैड? आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट ऑफ स्क्वाटिंग। अच्छा, ओके, बट मतलब आई वॉन्ट स्टॉप दोज हु आर रेगुलरली डूइंग इट्स। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ब्लैंकेट स्टेटमेंट इज नॉट गुड। पीपल हु आर डूइंग इट फॉर एजेस टुगेदर, दे कैन डू इट। Those who have knee pain, please do not do deep squats. Okay. Deep squat का मतलब है इंडियन टॉयलेट में बैठने वाला स्टाइल। ओके, सेमी स्क्वाट्स यू कैन डू, ठीक है। लेग प्रेसेस यू कैन डू, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। विथ वेट्स लेग प्रेस करते हैं, वो भी स्क्वाट की तरह है, ठीक है। तो यू कैन डू सेमी स्क्वाट्स। अगर आपको इशू आ रहा है, डोंट डू इट। अगर आपको इशू नहीं आ रहा है, यू कैन डू इट, स्टिल डू इट। एंड आप रेगुलरली कर रहे हैं तो फिर डीप स्क्वाट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज, बट यूजुअली क्या होता है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो लोग सडनली वो लोग कभी नहीं किया और स्क्वाटिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। किसी मूवी में देखा स्क्वाट किया तो स्क्वाटिंग स्टार्ट कर दी। दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू बिल्ड अप योर मसल्स, उससे इंजरीज हो जाती हैं। अच्छा, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अगर मैं मान लो हेल्दी हूँ और मुझे अपने नीज को लंबे समय के लिए हेल्दी रखना है, तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए? यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। जितने कार्डियक सर्जन्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दे विल ऑलवेज टेल कि क्लाइंब स्टेयर्स टू मेक योर हार्ट हेल्दी। और हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मत चढ़ो, ओके, ठीक है। If you are, again, that's a blanket statement. I would rather suggest कि if you are doing it regularly, you can do it. Don't overdo it. People in Gurgaon, they climb 26वें माले पे रहते हैं, पूरा सीढ़ी चढ़ के जाते हैं बस फिटनेस दिखाने के लिए। भाई उसमें लिफ्ट यूज़ कर लो,
पर ठीक है। कितना चढ़ सकते हैं? 5 ऐसा फ्लोर्स, कुछ 10 नहीं है, फ्लोर्स, ऐसा मतलब? कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, यू कैन डू इट। सडन ओवरडू मत करो। ओके, धीरे धीरे करो अगर करना भी है तो। एंड एवरी एक्सट्रीम इज बैड. नॉट डूइंग एक्सरसाइज इज बैड. टू मच ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो बैड. राइट। ठीक है, एनीथिंग विच इज इन एक्सट्रीम्स. ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा एक्सट्रीम क्या है? मतलब अगर पेन नहीं है मुझे, पेन नहीं है, आप अगर रेगुलरली कर रहे हो, जैसे आप 5-10 फ्लोर डेली चढ़ते हो, ठीक है, यू कैन डू इट. ठीक है, अगर आपको नी में पेन आना शुरू हो गया है, देन बंद करो। गो एंड मीट समवन. ठीक है। बंद करने के साथ साथ मिल लो, क्योंकि मेजर इशू तो नहीं है. क्योंकि मेनी टाइम विटामिन डी डेफिशिएंसीज, कार्टिलेज के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी के कारण हो जाते हैं, और समटाइम्स इंजुरीज में कॉज, ऑस्टियोपोरोसिस कैन कॉज. तो अर्ली फेज में अगर डिटेक्ट कर लोगे, यू कैन स्ट्रेंथन द मसल्स. अच्छा, एक ये मेरा क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछने बोला था, ठीक है? साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग, 4 एक्सरसाइज हैं. नी के लिए कौन सी अच्छी है और कौन सी, अगर आपको रैंक करना हो, नंबर 1, 2, 3, 4, कौन सी रहेगी? देखो, इसमें भी अगेन वही मैं बोलूँगा, ब्लैंकेट स्टेटमेंट. इफ समबडी इज सिम्टोमेटिक और नॉट सिम्टोमेटिक. अगर कोई सिम्टोमेटिक पेन के साथ है, ठीक है, सो सबसे अच्छी एक्सरसाइज उसके लिए होगी स्विमिंग, क्योंकि उसमें ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है. आप वॉक करोगे, वो आपके लिए वेटलेसनेस फील करेगी, तो आपके जोड़ों पे जोर नहीं पड़ेगा. ठीक है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने बताया कि सीढ़ी चढ़ने से आपका 4 टाइम्स हो जाता है, तो ग्रेविटी वेट इज 0.8 और इवन लेस देन दैट, तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. नंबर 2 इज दैट साइकिलिंग इज गुड. ठीक है, देन वॉकिंग एंड रनिंग और क्लाइंबिंग आई विल अवॉइड अगर आपको नी इशू है. ओके। ठीक है, अब आपका नॉर्मल एक पर्सन के लिए अगर मैं बोलूँ, तो साइकिलिंग इज़ वेरी गुड. ठीक है, आपका रनिंग एंड जॉगिंग अगर आप रेगुलर करते हैं, इट इज़ वेरी गुड. क्लाइंबिंग अगर आप करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड. स्विमिंग सिर्फ करते हैं तो खराब है, क्योंकि स्विमिंग ग्रेविटी को कम करता है, तो इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी. ओके। तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है. तो आप सिर्फ स्विमिंग करते हैं वर्सेस आप सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके साथ स्विमिंग बेटर होगी. अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आपको बोन स्ट्रेंथ के लिए काम करना ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुछ लोग सिर्फ स्विमिंग करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कुछ लोगों के लिए जिनके नी कैप जो छोटी वाली पटेला बोन होती है, उसके नीचे अगर आर्थराइटिस सिग्निफिकेंट है, फॉर देम साइकिलिंग में भी पेनफुल. ओके। ठीक है, फॉर देम वॉकिंग इज़ बेटर. ठीक है, फॉर देम क्लाइंबिंग स्टेयर इज़ प्रॉब्लम. ठीक है, वॉकिंग में नॉट बी कॉजिंग एनी ट्रबल. और नी एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स की जो लेग एक्सटेंशन मशीन में या हैमस्ट्रिंग कर्ल या लेग प्रेस में पेन नहीं आएगा, बट साइकिलिंग माइट कॉज देम पेन. सो यस, ब्लैंकेट स्टेटमेंट से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम स्पेसिफिक. एंड इन जनरल वॉकिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये मैं 1, 2, 3, 4 अगर डालता हूँ तो इन जनरल. ओके, सो अगर हम तीनों चीज़ों को मिक्स करना चाहें, लोअर बैक पेन, नेक पेन और नी पेन, बिकॉज आई थिंक तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली देखी जाती हैं, और अगर हम इनको तीनों से ही बचना है, और मान लो अगर मुझे कभी पेन है, अभी मान लीजिए मुझे पेन है, या तो नेक में पेन है, या लोअर बैक पेन है, नी पेन है, मुझे ये चाहिए 30 डेज़ का, मुझे कोई एक प्लान बता दो कि मैं 30 डेज़ के लिए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करूं और क्या क्या चीज़ें चालू करूं. और मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट मुझे नॉर्मल स्टिफनेस है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत पेन भी है और ये रहता है, लिंगरिंग है ये. अगर कुछ ऐसा 30 डेज़ का मुझे प्लान बता दें कि ये तीनों चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हो जाएं, तो वो मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा काम. देखिए, मैं एक और ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, जैसे नेक पेन, बैक पेन और नी पेन, तीनों चीज़ें आपको है, कभी कोई ट्रिगर हो जाती है, कभी कोई नहीं होती है, और सालों से हो रही है. तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू शुड मीट ए वेरी गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन हु इज़ कीन इन एक्सप्लेनिंग यू थिंग्स कि हम कैसे प्रिवेंटिव की तरफ जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है. क्योंकि इस जैसे पॉडकास्ट में हमने जो चीज़ें बोली उनमें भी हो सकता है कुछ के लोग क्वेश्चन के सवाल के जवाब निकले ही ना हो. ठीक है, सो फर्स्ट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, यू शुड गेट इट चेक्ड एंड दे फील कि एवरीथिंग इज़ फाइन और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, वो कर लो सारी चीज़ें. ठीक है, दैट इज़ नंबर 1. अगर आपको कुछ नहीं निकलता है एंड यू फील कि हाँ मुझे अभी इन तीनों चीज़ों को ठीक करना है जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को समझाता हुआ चला जाता हूँ, विच विल मेक योर जॉइंट स्ट्रॉन्ग. तो सबसे पहले विटामिन डी हम लोग जैसे सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि वो ईजी टू टेक है, डे 1 से आप ले सकते हो.
सो विटामिन डी को हाई कर ले, ठीक है, ठीक है, विटामिन B12 को हाई कर ले, कैल्शियम रिच डाइट खाना शुरू कर दे और प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दे। ये चारों चीज़ें हम डे 1 पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डे 1 पे मैं टारगेट ले लूँ कि मेरा विटामिन डी का लेवल हायर की तरफ होना चाहिए, B12 का हायर की तरफ होना चाहिए, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट मैंने लेना शुरू कर दिया 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन में। सो दिस इज़ वन। सेकेंड इज़ कि मुझे इन जनरल वॉकिंग या मूवमेंट वाली एक्सरसाइज, गेट अप फ्रॉम द चेयर, फर्स्ट थिंग इसको कि मैंने 30 मिनट का एक साइकिल लगा लिया कि 30 मिनट बाद मैंने खड़े होना है, चलना है और मैं जाना है। एक 30 मिनट में मैं चलूँगा, अगले 30 मिनट में स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ बैठे बैठे करूँगा। ठीक है, नेक की, बैक की और नी की बैठे बैठे करी जा सकती है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप आ गया कि मैंने रियलाइज़ कर लिया कि भाई इसके अलावा वर्क, फैमिली लाइफ के अलावा एक्सरसाइज लाइफ को ऐड कर लेते हैं कि दिन में मैं 30 से 40 मिनट कोई भी एक पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दूँ। मैं योगा करना चाहता हूँ, योगा करूँ, मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिम ज्वाइन करूँ, फ्री स्टाइल एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, करूँ। ठीक है, बट अंडर सुपरविजन स्टार्ट करूँ ताकि मैं सीखूँ। अभी लोग कहते हैं कि मैंने योगा टीवी में देखा, मैंने इसमें देखा, स्टार्ट कर दिया। नहीं, एक योगा ट्रेनर, ढंग के ट्रेनर को लो जिससे चीज़ें पता हो। आजकल ट्रेनर्स के भी रिव्यूज़ पढ़ के लिए जा सकते हैं। इसी तरह जिम में भी ट्रेनर्स होते हैं, फ्री स्टाइल एक्सरसाइजेस के भी ट्रेनर्स होते हैं, तो इनके साथ आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। दिस विल गिव यू एटलीस्ट आप 30 मिनट हफ्ते में 3 से 4 दिन कम से कम, बीच में रिकवरी फेज के लिए गैप छोड़ सकते हो। डेली करना भी ख़राब नहीं है, आप अलग अलग जॉइंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, तो करना स्टार्ट कर दो। दिस विल हेल्प। एंड इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आखिरी चीज़ आती है जिसको हम डेली कर सकते हैं, पोस्चर करेक्शन। अर्गोनॉमिक्स, ऑफिस वर्क में मैं कैसे बैठूं कि मेरे को नी जॉइंट, बैक जॉइंट और सर्वाइकल स्पाइन के इश्यूज ना हो। ठीक है, तो उस पर एकदम फोकस होकर काम कर लूँ। ये बेसिक 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं ये बेसिक ठीक कर लूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 30 डेज में इससे काफ़ी आराम, काफ़ी रिलीफ आ जाएगा। इसके बाद भी आपको परसिस्ट करता है, गो एंड मीट अगेन डॉक्टर। ठीक है, आपने डॉक्टर को मिला, क्रॉनिक इशू है, ये चारों चीज़ें करी, उसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फिर मिल लो। ठीक है, सो दैट्स द वे यू शुड सिंप्लीफाई द लाइफ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब में कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए। बेसिक से ही बहुत सारा सॉर्ट आउट हो जाता है। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस को भी देखना बंद करें जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया होते, फलाना मैग्नीशियम का एक कैप्सूल लेने से, फलाना K2 लेने से, फलाना एक रेयर विटामिन लेने से मैं शायद मेरे बैक पेन ठीक हो जाए, उस बिलीव से दूर आ जाए। क्योंकि खाने में मैं एक एग्जांपल की तरह देता हूँ, मतलब मुझे एग्जांपल्स अच्छे लगते हैं। खाने में अगर नमक ही ना हो, जैसा भी खाना बनाओगे अच्छा नहीं होगा। मगर नमक हो और बाकी कुछ भी ना हो सब्जी में, तब भी उसका एक फ्लेवर अच्छा आ रहा हो। ठीक है, सो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हम बहुत सारी चीज़ें डाल के कर देते हैं। सिंप्लीफाइड चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें अच्छी सेटल वेल वे में निकल सकती है। एंड दैट इज़ द क्रक्स कि लोगों को बिलीव करना चाहिए कि सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स विच आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो मैंने चीज़ें बोली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई थिंक ये डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन नहीं हो पाता एक्चुअली में। सो बस उसको एक फोकस कि हाँ करें, ट्राई करना चाहिए। विल फेल, मल्टीपल टाइम विल फेल, बट इफ यू डोंट ट्राई देन विल नेवर विन। ठीक है, अपने काम करते हैं एक्चुअली 30 डेज चैलेंज हमारे व्यूअर्स के लिए डाल देता है कि 30 डेज के लिए जो डॉक्टर साहब ने 4 चीज़ें बताई हैं वो करें। ठीक है, कमेंट्स में लिख दीजिए कि आप ये 30 डेज चैलेंज चालू कर रहे हैं, अपनी डेट डाल दीजिए, स्टार्ट डेट कब से कर रहे हैं, और आप ही उसको मॉनिटर करेंगे, हम लोग मॉनिटर नहीं करेंगे। 30 डेज के बाद उस कमेंट पे आके रिप्लाई करना कि आपने वो काम करा है कि नहीं करा है। और मुझे लगता है कि 30 डेज में अगर ये 4 चीज़ें कर ली तो यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि आई कैन कोरिलेट, जब मुझे पेन हुए थे, लोअर बैक पेन हुआ था, तो मेरा इशू क्या था कि जो आपने, आई थिंक मेरी डाइट वॉज गुड, बैलेंस डाइट। मेरा जो ये डेली या जैसे 30-40 मिनट्स का जो एक्सरसाइज है ना, ये रूटीन नहीं था। अब तो है, अब तो मैं योगा करता हूँ मॉर्निंग में हर दिन, बट ये रूटीन नहीं था। और जब से मैंने योगा चालू किया है, एवरी डे आई डू इट, मतलब मंडे टू फ्राइडे 1 आवर मॉर्निंग में करता हूँ 6 o'clock में। उससे मुझे जो फ्लेक्सिबिलिटी आई ना बॉडी में, दैट इज़, अभी हम लोग 1.5 घंटे से शूट कर रहे हैं, हम लोग हिले भी नहीं है, मूव भी नहीं हुआ है, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल, मुझे कोई इशू है ही नहीं। और पहले मैं 30 मिनट्स बैठने के बाद मुझे पेन चालू हो जाता था। तो आई थिंक 30 डेज का चैलेंज है, लेट्स डू इट एंड होपफुली
अब ऐसा कोई चैलेंज हारने से कुछ नहीं होना, अगले महीने फिर से चैलेंज को रख लेना, ठीक है. सो यू कीप ट्राइंग एंड आई टेल ऑल माई पेशेंट्स यू विल फेल मल्टीपल टाइम्स, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कभी जीतोगे नहीं, ठीक है. आप फेल कर सकते हो बट आप अगली बार ट्राई करोगे तो हो सकता है अगली बार जीतो. तो कीप ट्राइंग. ब्रिलियंट. डॉक्टर देवाशीष, थैंक यू सो मच. बहुत कम समय में हमने, मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत सारा सीखने मिला होगा. उसी इंटेंशन के साथ आपको बुलाया, तो थैंक यू सो मच. अपने बिजी टाइम से, आज थर्सडे है, इजी नहीं होता है डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स होते हैं, फैमिली भी है, और उसमें से आप समय दिया आपने लोगों की एजुकेशन के लिए, तो थैंक यू सो मच. नहीं, मुझे लगता है कि ये जो टाइम दिया है ना, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है. जी जी बिल्कुल. और मेडिकल प्रोफेशन में मुझे लगता है कि ये अगर डॉक्टर्स आके बोलना शुरू करें तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, और इससे मास एजुकेशन हो सकती है. हाँ बिल्कुल. ठीक है. तो मास एजुकेशन में मुझे लगता है कि 100 में से 100 लोग शायद ना सुन रहे हो, एक सुन रहे हो सकता है वो 100% फॉलो ना करे, हो सकता है वो 10% फॉलो करे, ही विल गेट बेनिफिट. इफ़ ही गेट्स बेनिफिट ही विल टेल समवन एल्स. करेक्ट. सो ये एक चेन रिएक्शन है, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन वर्क्स वेल. थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. एंड मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस आगे भी दूसरे डॉक्टर्स भी बनाए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर थैंक यू सो मच. मैं इनवाइट करूंगा आपके कॉलीग्स अगर कोई हैं तो मुझे प्लीज रेफरेंसेस दीजिए. डेफिनेटली. एंड आई लव टू हैव देम. ठीक है. थैंक यू सो मच. दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है. और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.